ठीक है। आज हम एक नए केस के बारे में पढ़ेंगे और केस का नाम अभी आपके स्क्रीन पे विजिबल है। नवीन एलियास अजय वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट केस है, ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बाकी सारे लोग माइक ऑफ कर लीजिए अपना, मुझे बोलना ना पड़े। माइक ऑफ कीजिए अपना, और माइक ऑन तब तक ना करें जब तक ज़रूरत ना हो। तो आज इस पार्टिकुलर केस में नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अभी रिसेंटली, अभी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल पीछे यदि जाएंगे और लीगल हिस्ट्री को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कई सारे ऐसे मामलात हुए जिसमें जल्दीबाजी में ट्रायल कंप्लीट कराया गया, जल्दीबाजी में निर्णय दिए गए माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट के द्वारा। और कई ऐसे मामलात में कन्विक्शन कन्विक्शन हो गया एक्यूज्ड का। कई सारे ऐसे मामलात भी आए जिसमें हमने ये देखा कि इनकाउंटर हो गया, पुलिस ने मौकाए वारदात पे उसे गोली मार दी और ये कहा कि ये भागने का प्रयास कर रहा था, इसलिए हम इंस्टेंट उसको ख़त्म कर दिए, इंस्टेंट जस्टिस हमने दे दिए। आज से मुझे लगता है कि 15-20 साल पहले की एक मूवी थी, मूवी का नाम तो नहीं पता, लेकिन बॉबी देओल का एक मूवी है। आप यदि चाहें तो गूगल कीजिएगा तो पता लग जाएगा। उसमें तो भाई ऐसा पंच लाइन था जिसमें कह रहा है कि जी नो एफआईआर, नो अरेस्ट। जो फैसला है, फैसला मतलब जो सॉल्यूशन या फिर जजमेंट, वॉट एवर यू से, ऑन द, ऐसा सुना है ऑन द स्पॉट, ये डायलॉग सुना है? नो एफआईआर नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, बॉबी देओल का यस सुना है? सर। हाँ, सुना है। अच्छा। यस सर, तो यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुना है। तो सुनने के बाद जब आप लॉ स्टूडेंट बन गए और अब आप वकील बन जाएंगे या जज बन जाएंगे, तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि किस तरीके से, किस तरीके के मानसिकता वाले लोग डायरेक्टर थे जो इस मूवी को बनाया था। क्या संदेश देना चाहते थे सोसाइटी में, क्या संदेश वो लॉ स्टूडेंट को देना चाहते थे विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, क्या संदेश देना चाहते थे लोगों को, उस पे भी एक बार आप विचार कर सकते हैं। खैर, अभी हम ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं। जैसे हैदराबाद में अभी एक डॉक्टर का रेप का केस आया था जिसमें इनकाउंटर कर दिया गया था। बाद में पता चला कि वो इनकाउंटर जो है, जब किया गया तो फूल माला सब कुछ बरसा दिया गया उनके पास। और हम में से, आप में से जो लोग हैं, जो कॉमन सिटीजन है, वही ऐसा करता है कि जी बहुत बढ़िया काम किए, इंस्टेंट जस्टिस, फैसला ऑन द स्पॉट, एकदम उसी समय आप दे दिए, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर चलेगा। तो ऐसी वारदात जो है कई सारी हुई हैं, और मुझे बस एक दो आपको याद दिलाने की ज़रूरत है ताकि आपको याद हो और आप इस पार्टिकुलर केस को सही तरीके से समझ पाएं। ये जो जजमेंट है ये अभी से 2-3 दिन पहले का है, और यदि टू बी वेरी प्रिसाइज, लेट मी सी द डेट ऑफ द जजमेंट पास बाय दिस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट इज अक्टूबर 19 2023। आज है, आज कितना तारीख है? आज 23, 24, क्या है, 25? आज तो 24 है। 24, 24, मतलब हफ्ते भर, हफ्ते पहले आया है। तो इंटायर जो इंसिडेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बॉबी देओल वाला मूवी जो बोलता है कि फैसला ऑन द स्पॉट वाला, या एक सलमान खान का गर्म मूवी है, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये सब चीज जब आपके दिमाग में होता है, तब आप ये जजमेंट को यदि आप पढ़ेंगे, जो कि एक हफ्ते पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि अपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है, तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर क्या है, क्या इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे वो लेजिटिमेट थे, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रहा है वो लेजिटिमेट है। इस पे आप आज हम विचार करेंगे। टू बी वेरी प्रिसाइज, लेट मी टेल यू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। द फैक्ट इज वेरी सिंपल। किसी एक बच्ची का रेप होता है, उसके बाद मर्डर हो जाता है, और उसके बाद जो कोर्ट है
वो क्या करती है कि ट्रायल शुरू करती है, और एक रिकॉर्ड 15 से 23 दिन के अंदर इस व्यक्ति को, एक्यूज्ड को, कन्विक्ट कर देती है, सजा सुना देती है। सिमिलरली क्या होता है, सब्सिक्वेंटली जैसे ही ये, माइक ऑफ कर लीजिए सारे लोग, जैसे ही ये सजा सुनाया जाता है, उसके बाद आपको पता है कि द पनिशमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट, यदि वो डेथ पेनल्टी है, दैट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दिया, यहाँ जी बिल्कुल सही है, टांग दो। 15 दिन के अंदर ट्रायल खत्म हो गया, शुरू हुआ और खत्म हो गया। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, अदरवाइज समर सिंह माइक ऑफ कीजिए, इसको आप हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि यार 15 दिन में कैसे ट्रायल खत्म हो गया, 20 दिन में कैसे खत्म हो गया, 1 महीना ले लो कैसे खत्म हो गया। तो क्या होता है कि जब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है माननीय हाई कोर्ट से, तो जो अपलेंट है, ये जो यहाँ पे सामने दिख रहा है अपलेंट, द पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड confirmed by the High Court, Madhya Pradesh High Court, he is appellant to Honorable Supreme Court of India। और ये कहता है कि जी नीचे जो भी जज साहब जो डिसीजन सुनाया है वो गलत है, मुझे सही से क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया गया। कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, which clearly says that the accused has this right to appoint a legal practitioner, advocate of his or her choice। तो मुझे एडवोकेट भी गवर्नमेंट का दे दिया, अपने चॉइस का नहीं दिया गया, मौका ही नहीं मिला। जो मैं विटनेस को लाने का प्रयास किया था वो नहीं आ पाया 1 दिन में, उसके बाद मेरे डिफेंस एविडेंस को स्ट्रक ऑफ कर दिए गए, और जल्दीबाजी में ट्रायल हुआ है। और इसीलिए ये ट्रायल इज नॉट गुड इन लॉ, क्योंकि यहाँ पे मेरी ज़िंदगी की बात है, और 15 दिन में और 20 दिन में यदि आप ट्रायल कराते हैं तो ये एक गलत बात है। इसमें एक्यूज्ड के राइट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कंसाइज एवरमेंट्स हैं, कंसाइज जो इन्होंने, जो अपेलेंट है, जो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कंसाइजली ये कह रहा है कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो कन्विक्शन है मेरा उसको सेट असाइड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और डायरेक्ट किया जाए लोअर कोर्ट को, द ट्रायल कोर्ट को, कि ये स्टार्ट करे दोबारा ट्रायल, डी नोवो ट्रायल करे, शुरुआत से फ्रेश ट्रायल करे, और इस पार्टिकुलर ट्रायल में जो भी चीजें हुई है उससे उससे नया वाला जो होता है ट्रायल, उस पर कोई फर्क ना पड़े और उससे लोअर कोर्ट इन्फ्लुएंस ना हो। ऐसा इनका एवरमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैसे डील किया है इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन 2-4 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर के, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आजीवन आपको क्या होगा, हेल्प करेगा, आजीवन पूरी जिंदगी तक आपको हेल्प करेगा। और किसी भी पॉइंट पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये जो कंसेप्ट है उससे आप लॉ को सही दिशा में इंटरप्रेट करें। पहला जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ criminal justice system है, which clearly says that the 1,000 culprits can escape, वो जा सकता है, उसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, but one innocent person should not be punished। यदि जस्टिस देने की प्रक्रिया में 1,000 कल्पिट जो सच में किया है वो यदि छूट जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में एक भी इनोसेंट व्यक्ति को पनिशमेंट ना दिया जाए। ये पूरा का पूरा बेस है, ये मैं बेस बता रहा हूं। यदि बेस मजबूत होता है ना तो बिल्डिंग आप कितना 4, 5, 6, 10 कुछ भी बना लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन यदि बेस खराब होगा ना तो समझ में नहीं आएगा। तो ये बेसिक चीज है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार है, मूलभूत आधार, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बिना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है बिल्कुल धाराशायी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो पहला तो प्रिंसिपल ये बता दिया। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है एडवर्सेरियल सिस्टम का कि जी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। कोई भी व्यक्ति, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आपने 15 दिन में ट्रायल कर दिया, सजा सुना दिया, सजाए मौत, तो मजाक तो है नहीं, है ना। तो दूसरा सिद्धांत ये कहता है लॉ का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि जो भी कोर्ट के पास, कोर्ट के द्वार पे जाता है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में एज एन एक्यूज बन करके, तो कोर्ट का ये धर्म है, कोर्ट इज बाउंड टू presume that the person who has approached to the honorable court is innocent unless proven otherwise, unless proven otherwise। अब जब हम unless proven otherwise कहते हैं, तो एक और चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि मैंने यहां नहीं लिखा है, कि ये प्रूफ जो होता है, ये प्रूफ जो होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है। ऐसा नहीं कि 50% प्लस वन प्रूफ कर दिए तो हो गया सही, नहीं नहीं नहीं, क्रिमिनल सिस्टम में नहीं, ये सब सिविल सिस्टम में होता है, सिविल केसेस में होता है। ये जो प्रूफ की बात करता है दैट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एक भी इतना सा भी डाउट ना रहे, थोड़ा भी डाउट यदि मिल जाएगा ना, 1% का, तो यहाँ पे दिक्कत है, उसको पनिश नहीं कर सकते आप। तो ये दो तीन चीज जो मैंने बताया, ये मूलभूत इकाई है, यूनिट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। उसके बाद जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, उसके प्रोविजंस को पढ़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे रिट्रिएट कर लिया है, लिख लिया है, आपको सहायता हो इसलिए, आपको इधर उधर भागना ना पड़े इसलिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। कहता है कि हमारे देश में कोई भी एक्यूज पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं, पुलिस ने उसे पकड़ा है, कोई कंप्लेंट कर दिया है, उसके पास कुछ हो या ना हो, उसके पास पैसे हो या ना हो, घर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज संविधान ने इंश्योर किया है कि हर किसी के पास ये चीज होना चाहिए। क्या है? कहता है कि हर किसी को यह अधिकार है कि वह अपने मनपसंद वकील को हायर कर सकता है और डिफेंड करने के लिए उनको रख सकता है। ये संविधान में ही दिया गया है। यदि संविधान की बात करें तो यदि आप प्रोविजन ऑफ संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, आर्टिकल 22, 21। 22, नहीं सर। 22, आज भी यदि ये सब डाउट हो रहा है ना, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। लॉ को मजाक में मत लीजिए, अभी तक 21, 22 में समझ में नहीं आ रहा आपको। सर सॉरी, वो गलती से 21 तो में। गलती क्यों हो रहा है ये गलती होने वाली चीज है क्या? सामने लिखा है तब भी दिक्कत है आपको। What it says that no person, it clearly says that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner. It means what? Advocate। एडवोकेट जिनके पास लाइसेंस है, अधिवक्ता, जो अधिकृत वक्ता हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लॉयर नहीं कर सकते, लॉयर मतलब सिर्फ लॉ की डिग्री कर लिए तो आप लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब ये हुआ कि आप जो है, लाइसेंस है आपके पास कि आप दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ हिज चॉइस। उनके जो चॉइस के एडवोकेट साहब हैं, वकील साहब हैं, उनसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ड्यूटी पूरा करने के लिए जो है, आपने किसी को पकड़ के दे दिया, काला कोट पहना हुआ है, जाके रिप्रेजेंट कर दो। दैट इज नॉट इनफ। द वर्ड इज वेरी क्लियर, देर इज नो एम्बिग्यूटी एज सच, दैट ही हैज राइट to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. Same thing is reiterated in the provisions of criminal procedure code within the meaning of section 41D। आप देखेंगे 41 वाला सीरीज तो वहां पे आएगा।
कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। यहां भी अपनी इच्छा से आप वकील को हायर कर सकते हैं, किसी भी वकील को। इस पे कोई आपको दबाव नहीं डाल सकता। जिन पे आपको ट्रस्ट है, मान के चलते हैं कि कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई इशू हो गया, कोई दिक्कत हो गया, कोर्ट बोल रहा है जी ये लीगल जो है सेल से, जो कोर्ट में होता है, फ्री लीगल एड से आपको वकील करवा देंगे। आप बोलेंगे नो, ऑब्जेक्ट करते हैं हम, नहीं, हम चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति ही हमें, पार्टिकुलर वकील साहब ही मुझे रिप्रेजेंट करें। कोर्ट इज बाउंड टू अप्रिसिएट इट। बाउंड टू, बाउंड मतलब समझ रहे हैं, बाउंड टू। क्यों? क्योंकि संविधान से बड़ा कोर्ट थोड़ी हो सकता है। अरे संविधान है तब कोर्ट है, संविधान नहीं रहेगा तो कोर्ट कचहरी कहाँ है? और संविधान ही बोल रहा है कि ऑफ हिज चॉइस, ये तो यहां बोल रहा है चॉइस। तो क्या करेगा? जज जबरदस्ती नहीं कर सकता, और यदि करता है तो सिर्फ इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ट्रायल को खत्म कर दिया। इस केस में पूरे ट्रायल को खत्म कर दिया, हाई कोर्ट के कन्फर्मेशन को खत्म कर दिया, बोला इलीगल है, गलत है। और यदि ऐसे करने लगेंगे तो फिर ये जो वर्ड लिखा है संविधान में, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे जो लॉ के जानकार नहीं हैं, जब हम लॉ में रुचि नहीं रखते हैं, तब एक चीज आपको समाज वाले बोलते हैं कि यार इंडिया का ये सिस्टम ऐसा है कि इतने साल केस चलता है। ऐसा होना चाहिए था कि आज यदि कोई मर्डर किया, आज यदि कोई रेप किया, तो 10 दिन के अंदर उसको फांसी पे लटका दे। बड़ा अच्छा लगता है, लिक्विडेटिव लगता है कि बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। एकदम इंस्टेंट होना चाहिए, नो एफआईआर नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट पे हो जाना चाहिए। क्या जरूरत है ये सब? लग रहा है गलत किया तो मार ही दो, खत्म कर दो। ये सब जो है इस्लामिक कंट्रीज, जहाँ पे ऐसा होता है कि जी चोरी किया तो हाथ काट दो, गला काट दो, पत्थर से मार मार दो। डेमोक्रेसी है, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी स्तर का होना चाहिए, कोर्ट की जिम्मेदारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दें। तो यहाँ पे एक आता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कई हद तक ये बात सही भी लगता है कि यदि आप 50 साल से केस यदि चल रहा है, तो जो व्यक्ति केस किया था उसकी डेथ भी हो गई, कई पुस्त आगे बढ़ गए, उसके बाद डिसीजन आ रहा है। ज्यादातर सिविल मैटर्स में ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली उसको जस्टिस तो मिला नहीं, कुछ हद तक बात सही है। लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को भी ना भूला जाए कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। यदि आप जल्दीबाजी में जस्टिस देंगे, वो जस्टिस नहीं रहेगा जो अभी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इस पार्टिकुलर केस में 15 दिन के अंदर ही ट्रायल कंप्लीट हो गया और उसको क्या कर दिया गया? पनिश कर दिया गया, डेथ पेनल्टी दे दिया गया। क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो खैर फैक्ट की बात है। केस का नाम आपको पता है, आप चाहेंगे तो पूरा यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ रेशियो ऑफ द केस और जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसको समझने का और समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि द अपील वुड कॉल इन क्वेश्चन द इम्प्यून जजमेंट ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस डेटेड सो एंड सो पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन मध्य प्रदेश एट इंदौर इन क्रिमिनल रेफरेंस नंबर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, अफोल्डिंग द कन्विक्शन ऑफ द अपलेंट अंडर सेक्शन 363 366A 376 रेप का है। बाकी सारे इतने सारे प्रोविजन हैं, 302 मर्डर का है, ये सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसमें क्या किया? लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन किया और हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया कि हैंग करो, हैंग टिल डेथ, मारो इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। द appellant had been convicted and sentenced for committing rape and murder for of 3 months old girl child. 3 month, 3 months old girl child। 3 महीने की लड़की के साथ बलात्कार और उसको मर्डर करने का इल्जाम इनके ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है, सोशली यदि देखें तो लगता है कि बहुत ग्रेव है। 3 महीने के बच्ची के साथ आप रेप कर रहे हैं, उसके बाद मार दे रहे हैं उसको, दैट इज मोर देन इनफ। बट लॉ का मापदंड अलग है। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं। अजमल कसाब, सामने सामने दिख रहा है, सारे एविडेंसेस हैं, कोई इफ बट नहीं है, सामने सामने गोली मार रहा है। फिर भी दैट एविडेंस हैज टू बी अप्रिसिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ।
ये राह चलते वाला पब्लिक वाला जस्टिस सिस्टम नहीं हमारा। तब फिर आर्गुमेंट लोग करेंगे कि जी उसके प्रोटेक्शन में तो 4 करोड़ रुपए लग गए, 40 करोड़ भी लगते ना, तब भी हमारा जो प्रिंसिपल है हमें उस पर अडिग रहना चाहिए। जो प्रिंसिपल सेट हो गया है वही प्रिंसिपल पे आगे बढ़ना चाहिए, तभी जुडिशियल सिस्टम मजबूत होता है। अदरवाइज क्या होगा, अमीरों के लिए अलग से सिस्टम, गरीबों के लिए अलग से सिस्टम, सिस्टम ही सिस्टम बनाते रहेंगे अपने अपने तरीके से। तो लॉ का जो रिक्वायरमेंट है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है, वो कहता है कि जी ट्रायल हो, और ट्रायल फेयर हो, फ्री हो, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब आप पुलिस को सेट कर लिए, जज को सेट कर लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सेट कर लिए। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक केस के बारे में बताया था, बिहार वाला जो केस था, उसमें सारे कोर्ट को ही सेट कर दिया, 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मेरे पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, केसेस हैं, जजमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो इस चीज को हमें अप्रिसिएट करना पड़ेगा, एक संतुलित व्यू रखना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं, अभी जो बच्चे लॉ कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, आगे चल करके जुडिशरी में जाएंगे, कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पे आपके पास कितना नॉलेज है ना, उसको टेस्ट नहीं किया जाता है। टेस्ट किया जाता है कि लीगल एक्यूमेंट कितना है, लीगली आप कितना सोच सकते हैं, लीगली आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो ज्यादा जरूरी है। इमोशन में आकर के अरे 10 दिन में खत्म कर दो, 5 दिन में खत्म कर दो, जो गलत किया उसके साथ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। आर्टिकल 21 बढ़िए, कहता है कि यदि किसी की जिंदगी भी यदि आप लोगे ना, तो एज पर लॉ लोगे, अपने मर्जी से नहीं लोगे। सेट पैटर्न है, संविधान को फॉलो करना है, वही संविधान से कोर्ट बना है, वहीं से पार्लियामेंट बना है, उसी से एग्जीक्यूटिव बना है, प्रेसिडेंट बना है, उसी को ना फॉलो करेंगे तो गलत बात होगा। खैर, चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें जो आगे क्या क्या चीजें हुई है जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, वेरिन 15 दिन में ट्रायल खत्म हुआ, ध्यान रखिएगा, वेरिन द प्रोसिक्यूशन एग्जामिन 29 विटनेसेस। जब भी कोई ट्रायल होता है तो विटनेस को एग्जामिन किया जाता है कि कौन विटनेस था, क्या वो देखा, साक्ष्य है या नहीं है। और विटनेस को एग्जामिन, जब आप एविडेंस लॉ पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ, और फिर होगा है क्रॉस। तो एग्जामिनेशन इन चीफ तो प्रोसिक्यूशन जो है पीपी करेगा, जो बात उसने बोला है उसी को दोबारा कोर्ट के रिकॉर्ड पे बुलवाएगा, और उसके बाद जो एक्यूज के वकील साहब होंगे वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन पे बहुत सारी मूवी बनी है, आप देखिएगा, जॉली एलएलबी और पता नहीं कितने सारे मूवी, जब एडवोकेट क्रॉस करता है तो कैसे निकाल लेता है उस चीजों, ट्रुथ को कैसे बाहर निकाल लेता है, और किस तरीके से परेशान कर देता है एक व्यक्ति को जो झूठ बोल रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में। क्रॉस जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी स्टेटमेंट जो दिया गया है माननीय न्यायालय को, उसकी सत्यता पे एक क्वेश्चन मार्क अपने आप खड़ा होता है। कोई खड़ा नहीं करता, अपने आप खड़ा होता है। और यदि क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया गया, तब माना जाता है कि अब जो डाउट्स थे वो खत्म हो गए, और उसके बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। उसके बाद 29 विटनेसेस, पार्टिकुलर केस में 29 विटनेसेस को एग्जामिन करने थे, and also approved 78 documents including expert opinion, chemical report, FSL report. Trial court convicted the appellant for the subject offences against which the appellant preferred appeal before the High Court. The Sessions Court also sent reference to the High Court under Section 396 of the CRPC for confirmation of the death sentence. डेथ सेंटेंस दिया, हाई कोर्ट इस प्रोविजन में उसको कंफर्म भी कर दिया कि हैंग करो इसको, ठीक किया है हाई कोर्ट, नीचे वाले ने एट द आउटसेट। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब आया है तो ऑब्वियस सी बात है, वकील साहब तो यहाँ होंगे एक से एक। एट द आउटसेट लर्नेड सीनियर काउंसिल सो एंड सो, assisted by Mr. So and so, advocate on record for the appellant, argued that the entire trial for such serious offences has been completed within a span of 15 days from so and so so and so।
15 डेज में, 15 दिन में ट्रायल ही कंप्लीट हो गया भैया। 15 दिन में समन भी नहीं होते हैं नॉर्मल केसेस में, समनिंग भी नहीं होती है 15 दिन में। और ये 15 दिन में पूरे ट्रायल खत्म कर दिया। क्या क्या कर दिया, 29 विटनेसेस को एग्जामिन कर दिए, क्रॉस एग्जामिन कर दिए, 78 डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित कर दिए, उसको एक्सपर्ट ओपिनियन सारा कुछ करके, और दे दिया उसको डेथ सेंटेंस 15 दिन में। भैया ये कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड एज वेल। 15 दिन में नहीं पॉसिबल है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। आगे देखते हैं क्या हुआ है। The High Court has confirmed, ये हो गया। We have heard learned counsel for the parties. They have advanced lengthy arguments and have taken us through the entire evidence on record. However, considering the nature of the order, we propose to pass. We are not referring to the details of the evidence on record. और ये सारी चीजें हुई है, इसमें क्या क्या चीज यहाँ पे डीएनए रिपोर्ट और दिस दैट सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। Referring to the order sheet recorded by the trial court from itna to itna, learned senior counsel would submit that the appellant has not been afforded a fair trial, depriving him of his valuable legal rights. It is also argued that the DNA report, जो exhibit लगाया गया DNA report का, has not been proved in accordance with the law. The forensic expert were not examined during the trial, nor the report was put to the accused for the admission or otherwise. तो ये फॉल्टी ट्रायल है, फेयर ट्रायल नहीं है। पर कॉन्ट्रा मतलब इसके जस्ट विपरीत लीगल वर्ड है, याद कर लीजिए, कभी जरूरत पड़ेगा तो लिख दीजिएगा। पर कॉन्ट्रा लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट, while supporting the impugned judgment of the High Court, would submit that the appellant, having not raised any objection regarding the hasty completion of the trial or denial of a fair trial, it is not open for the appellant to argue at this stage. ये वकील साहब कर रहे हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि इन केस यदि आपको लगा कि हेस्टी ट्रायल हो रहा है, जल्दीबाजी में हो रहा है, या फिर आपके किसी राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया गया है, तो यू शुड हैव टेकन ऑब्जेक्शन देन एंड देयर ओनली इन द लोअर कोर्ट इटसेल्फ। वहां पे तो आपने नहीं बोला कुछ। नाउ एट दिस स्टेज, एट द स्टेज ऑफ अपील इन द एपेक्स कोर्ट, यू आर रेजिंग दिस क्वेश्चन दैट द ट्रायल व्हिच हैज बीन कंडक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट इज नॉट फेयर। तो गलत बात है, आप उसी समय ले लेते आर्गुमेंट। तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है कि आप उसी समय लेते ना। तो वही कह रहा है कि सबमिटेड द appellant having not raised any objection regarding the hasty completion of trial or denial of the fair trial, it is not open for the appellant to argue at this stage, अपील में थोड़ी करोगे यार, that the trial has not been conducted properly and fairly. He would submit that in view of the clinching evidence against the appellant, which are scientific in nature, the Sessions Court and the High Court as well have not committed any illegality in convicting and sentencing the appeal. बोला नहीं, बिल्कुल सही किया है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। और इस तरीके से क्या हुआ है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डे वाइज प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया है कि कब कब क्या क्या चीजें हुई है। इस डेट को चार्जशीट फाइल हुआ, ये सारा चीज हर डेट को जो जो था वो लिखा। लेकिन इसमें देखो फॉल्टी क्या क्या है, समन्स इशू नहीं हुए, पब्लिक जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, माइक ऑफ कीजिए, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 से 4 एग्जामिन किया गया इस डेट को। उसके बाद क्या लिख रहा है, द प्रोसिक्यूशन वाज डायरेक्टेड टू कीप इट्स रिमेनिंग विटनेसेस प्रेजेंट, समन्स नॉट इशूड, समन भी नहीं हो सो, बोल दिया पीपी को कि सारे विटनेस को तुम बुला लो, वैसे ही सिस्टम है ना जी, तो वैसे ही बुला लो, समन इशू ही नहीं किया। फॉल्टी एक फॉल्ट तो यहां नजर आ रहा है, इसमें भी समन इशू नहीं किया, 2 फॉल्ट 3 फॉल्ट। मतलब यदि 29 विटनेस है तो एक ही दिन सबको एग्जामिन कर लोगे क्या? और यदि एग्जामिन कर लोगे तो सामने जो एक्यूज का एडवोकेट है उसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए ना, मशीन थोड़ी है वो। ऐसा थोड़ी कि एक ही दिन में पूरा ट्रायल कंप्लीट करा दोगे। भाई मर्डर का ट्रायल है, इससे बड़ा और केस क्या हो सकता है? तो एडवोकेट को प्रिपेयर करने के लिए समय तो दोगे। एक तो उसके चॉइस का एडवोकेट तुमने नहीं दिया, कौन सा एडवोकेट दिया ये आपको बताते हैं अभी इसी केस में। और ऊपर से तुम एक ही दिन में विटनेस को कर रहे हो, समन भी इशू नहीं कर रहे हो, उसको वैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल रहे हो तुम बुला के रखो इसको और फटाफट इसको करो। क्या है ऐसा, अर्जेंसी क्या है? क्या कोई बाहरी दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है, क्या है? व्हाट इज अर्जेंसी? ऐसा क्या कर दिया भाई, इतना फास्ट कर रहे हो? सामने वाले एडवोकेट को प्रिपेयर करने का मौका तो दो। डीएनए रिपोर्ट नहीं आया उसके बावजूद भी आगे बढ़ गए, यहाँ 21 से 25 को एग्जामिन कर दिया,
सारी चीजों को जल्दी 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 फटाफट कर दिया है इसमें। और इस तरीके से अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो क्या है। The accused examined under section so and so CRPC, the accused requested to provide an opportunity to produce defense witness on his behalf। जब प्रोसिक्यूशन विटनेस खत्म हो जाता है, उसका एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, तो एक्यूज अपना गवाह को ला सकता है। तो एक्यूज ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि जी हम अपना गवाह लाना चाहते हैं, जबकि बंदा जेल में है। इसके वकील साहब रिक्वेस्ट किए। अब देखो क्या करता है कोर्ट। द एक्यूज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस डिफेंस विटनेस ऑन हिज बिहाफ। ही वॉज डायरेक्टेड टू कीप द डिफेंस विटनेस प्रेजेंट टुमारो। अरे भाई, इतना फास्ट थोड़ी होता है कि आप, हम बोल रहे हैं कि जी मेरा विटनेस है, हम लेकर के आना चाहते हैं, उसको एग्जामिन करना चाहते हैं, चाहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रॉस एग्जामिन कर ले। आप बोल रहे हैं जी कल लेके आ जाओ उसको। मैं जेल में हूं, बंदा जेल में है, क्यों जेल में है, कैसे उसके पास जाएगा, कैसे उसको बात करेगा, कैसे उसको कन्विंस करेगा, बहुत समस्या है। और आप बोल रहे हो कल, और कल नहीं आया। अगला दिन देखो क्या हुआ, 9 तारीख की बात है, 10 तारीख का यहाँ है, डिफेंस विटनेस वाज नॉट प्रेजेंट, नहीं आ पाया। और क्या किया कोर्ट ने, डिफेंस क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया कि अब आगे तुम डिफेंस एविडेंस ला ही नहीं सकते। पार्टीज वेर डायरेक्टेड टू फॉर द फाइनल आर्गुमेंट टुडे इटसेल्फ। भाई आर्गुमेंट प्रिपेयर करने में महीनों लग जाते हैं रेप और मर्डर के केसेस में, और आज ही वकील साहब को डायरेक्ट कर दिया कोर्ट की जी आप जो है फाइनल आर्गुमेंट आज ही आफ्टर रेसेस, मतलब लंच के बाद। ये कोई मजाक चल रहा है क्या। फाइनल आर्गुमेंट हट, ये वकील साहब का भी गलती है। मेरे जैसा वकील रहता ना, बोलता है कि लिखो ऑर्डर शीट में लिखो कि मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा आर्गुमेंट आज, मुझे चाहिए 4 महीने कम से कम प्रिपरेशन के। लिख दो ऑर्डर पे, तुम डिनाई कर दो कोई बात नहीं, तुम डिनाई कर दो, ऑर्डर पे लिखो इसको कि द लर्नेड काउंसिल तो ऑफ द फाइव फॉर जी द स्पीड फॉर से द जजमेंट आ एक्यूज। रहा है। क्या चीज। 5G स्पीड से जजमेंट आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आप जज से क्लियर क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कोई बात नहीं, आपको पास करना है पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट मेंशन माय सबमिशंस that what the learned counsel for the accused is submitting before the court of law, that the counsel is requesting some time to prepare for the final argument। नॉर्मली 2-3 महीने का समय तो हम लोग लेते हैं यहाँ, और वो सब भी ऐसे केसेस में, और एक ही दिन में सब करा दोगे क्या। फाइनल आर्गुमेंट हर्ड, द केस वाज पोस्टेड, जजमेंट सो एंड सो सो एंड सो। 12 तारीख को जजमेंट पे पोस्ट कर दिया, 10 तारीख को यहाँ फाइनल आर्गुमेंट करा दिया। अरे भाई गजब हाल है। ठीक है, जजमेंट का कॉपी सप्लाई किया है कि उसको नहीं किया है, इसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी नहीं है, ऑर्डर शीट पे नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, देखो गड़बड़ी कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि क्लोज रीडिंग एंड स्क्रूटनी ऑफ द ऑर्डर शीट रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट as stated above in brief would manifest that the accused was not provided an opportunity to engage a counsel of his choice। क्यों, क्योंकि सरकारी वकील आपने दिलवा दिया, क्या पता सेटिंग करके दिलवा दिया, कौन जानता है। अपना वकील जिस पे भरोसा हो उसको करेंगे ना जी, क्या पता वकील को सेट कर दिया, कौन जानता है। अरे मैं ये नहीं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, मैं एक डाउट तो होता ही है कि उससे पूछ तो लो कि किसको एंगेज करना चाहता है। किसी वकील को हाँ जी आ जाओ आप कर दो, अरे उसका चॉइस है, वो फंडामेंटल राइट उसका है, आर्टिकल 22 वो बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है। आप कौन होते हो देने वाले भाई। या तो वो मना कर दिया कि जी हमें नहीं नहीं कर सकते इंगेज, तो अलग बात है, और यदि वो कर दिया तो लिखो ना ऑर्डर शीट में लिखो कि मैंने पूछा और उसने बोला कि नहीं नहीं आप दिलवा दो, वो भी नहीं है। मतलब ऐसे थोड़ी होता है, जज ऐसे थोड़ी काम करता है, ये तो सर्कस है। The accused was not provided an opportunity to engage a counsel for a choice, and instead his submission was recorded that he desires to be defended by a counsel appointed through legal aid। एक ही दिन में इसको जिस दिन पकड़ा उस दिन उसको गवर्नमेंट काउंसिल दिला दिया। जब एक आम व्यक्ति छोड़ो, बहुत बढ़िया बढ़िया जो हाई पोजीशन पे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो डीजीपी रैंक के हैं, उसको बोल दो ना कि अगले दिन कोर्ट बुलाया है, हालत खराब रहता उनका, उनका हालत खराब रहता है। यदि पता लग जाए कि अगले दिन क्रॉस होना है, नानी याद आ जाती है उनको कि क्या पता नहीं क्या पूछेगा वकील, भगवान जाने। एक आम आदमी का तो क्या होता है कोर्ट में वो आपको पता नहीं है,
एक बार कोर्ट में जाके देखिए, फिर पता चलेगा। ठंड में पसीना आ जाता है और वकील आपको पसीना निकलवा देगा। तो पकड़ा और एक ही दिन में सब निपटा दिए तो गलत बात है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग द ट्रायल प्रोसीडेड ऑन डे टू डे बेसिस, मतलब हर दिन, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, except on Saturday and Sunday, and all the witnesses examined by the prosecution were produced without issuing summons। मैंने पहले ही बताया। One witness so and so Sunil was directed to be produced from district jail। डिस्ट्रिक्ट जेल में एक विटनेस था, वहीं से प्रोड्यूस करा दिया थ्रू प्रोडक्शन वारंट। However, this witness was never examined, nor there is any indication that this witness has been given up। इसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका ही नहीं मिला वकील साहब को। गजब चल रहा है भाई बात। It is this witness, Sunil, who was named as a suspect in the FIR. Nor non-examination of this witness has therefore left a crucial gap in the prosecution case. It is significant to note that the FSL report, Vishra report, and DNA report were not submitted along with the charge sheet। चार्जशीट के साथ ये सब नहीं सबमिट किया गया था, बाद में बोला कर देंगे। The accused was never asked as to whether he admits the documents as required under section so and so so and so। Neither any witness were called to prove these reports। कुछ किया ही नहीं। और बस जज साहब को ये लगा था कि गिनीज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा कि 15 दिन में हम कंप्लीट कर दिए। ये नहीं देखे कि वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, आईएएस अधिकारी नहीं है कि जो मर्जी आया कर दें। द पर्सन इज बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, उसका अलग अलग वैल्यू है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव को ये पावर नहीं दिया गया पनिशमेंट देने का, पनिश करने का। अदरवाइज ऐसे ही 2-2 दिन में तो कर देंगे, 2-2 दिन में देंगे, मर्डर का सजा सुना देंगे। इसलिए जिम्मेदारी किसको दिया गया है? ये दिया गया है जजेज को, कोर्ट को। और कोर्ट को इस तरीके से रेस्टलेस होकर के काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? मॉकरी ऑफ द सिस्टम होगा। इट रिक्वायर्स स्पेशल नोटिस दैट द एक्यूज वाज इन जेल, मैंने बोला ना जेल में था, एंड वाज नॉट डिफेंडेड बाय काउंसिल ऑफ ए चॉइस बट बाय लीगल एड काउंसिल। He was not in a position to present the witness himself, yet he was directed to keep the witness present on the very next day, so and so। On this date he could not produce his witness, therefore his defense was closed and the case was posted for final argument after recess। सब नोट किया सुप्रीम कोर्ट। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि in a case of this nature the trial was conducted on day to day basis and the order sheet does not record that the copies of the statement of witness were supplied to the accused। विटनेस क्या बोला, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उसका हम अनसर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं, या फिर सर्टिफाइड कॉपी निकलने में लग जाता है 15 दिन भाई। तभी तो जाकर के हम देखेंगे, तभी तो फाइनल आर्गुमेंट करेंगे, अदरवाइज कन्विक्शन हो जाएगा। किसी की जिंदगी की बात है, वकील की जिम्मेदारी इतनी छोटी थोड़ी ना होती है। और यहाँ पे करा रहे हो, उसको उसको कॉपी भी नहीं दे रहे हो, और फाइनल आर्गुमेंट सेम डे में करवा दिए। ज्यादा हो गया यार, ये गलत बात है। Or his counsel, it is not known as to whether the defense counsel was supplied all the requisite material basing which he could have advanced his final argument। फाइनल आर्गुमेंट ऐसे थोड़ी होता है, सारे मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को आपके पास होना रखना पड़ता है, उसके बाद होता है। तो इस तरीके के बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे खामियों को बताया जा रहा है कि द ऑर्डर शीट वुड thus clearly indicate that the trial was conducted in a hurried manner without providing ample and proper opportunity to the defense counsel, who was engaged through legal aid, to prepare himself effectively। It is also to be noted that the copies of the DNA report, FSL report, and the so and so Visra report were presented before the court during the course of trial on 4/5। और यदि FSL रिपोर्ट आया है, यदि DNA रिपोर्ट आया है, तो ये ना माना जाए कि वो सत्य ही होगा, नहीं माना जाए। हम लोग तो डॉक्टर को पानी पिला देते हैं कोर्ट में। डॉक्टर साहब को यदि वो गड़बड़ी कर किए है ना, जो एग्जामिनेशन किया है, जो रिपोर्ट बनाया है मेडिकल रिपोर्ट, उनका हालत खराब कर देते हैं कोर्ट में। और ये क्या किया साहब, रिपोर्ट आया और उसको सही मान लिया, एग्जिबिट कर दिया, और एक्सपर्ट को एग्जामिन ही नहीं किया, क्रॉस एग्जामिन ही नहीं किया। क्या पता वो गलत डीएनए रिपोर्ट दिया हो, कौन जानता है, कौन जानता है। क्या पता वो गलत एफएसएल रिपोर्ट दिया हो, कौन जानता है। ये तो तभी सत्यापित होता जब हम क्रॉस करने का अपॉर्चुनिटी दिया नहीं आपने, और आपको जल्दीबाजी थी, रेल लगी थी कि भाई इसको जल्दी कन्विक्ट कर देना है, डेथ सेंटेंस देना है। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉनसेंस। इसको बोलते हैं नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। यदि थोड़ी बहुत भी
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में आइडिया होगा तो इस तरीके का दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर। ये कोई मिस्टेक नहीं है। और खास करके सेशंस कोर्ट के अधिकारी का, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में बैठते हैं, ऐसे तो नहीं कि आप डायरेक्ट अपॉइंट हुए चले गए, ऐसा तो नहीं है। या तो लोअर कोर्ट से वहां गए होंगे तब भी 15-20 साल का एक्सपीरियंस होगा, या फिर यदि हायर जुडिशरी से गए होंगे 7 साल वकालत किए होंगे। तो भैया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम ऐसे करके ना लिखवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और भी केसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, जिसमें कहा है कि भाई इसमें तो और 13 दिन में ही दिया था कन्विक्शन कर। एक और केस है, उसमें भी 13 दिन का कर दिया था कन्विक्शन, उसमें भी सेम फेट हुआ। और ये सारी चीजें नोट की गई है, आपको पूरा खुद से पढ़ना पड़ेगा। ऑल्सो डज नॉट कंटेन एनी नोट दैट द काउंसिल आस्क फॉर मोर टाइम। ये सब आप देख लीजिएगा, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे केसेस और भी थे। और यहाँ पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेम व्यू लिया था कि जी ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, दिस व्यू was expressed on the basis of the fact found that the advocate had been engaged for the accused 2 hours prior to the trial। 2 घंटे पहले इंगेज किया, वो फाइल भी पढ़ दिया, वो सब कुछ कर दिया और आर्गुमेंट भी कर दिया। अरे कोई मजाक चल रहा है क्या? कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? तो ये अलग अलग केसेस हैं जहां पे इस तरीके की चीजें हुई है, वो आप इसको पढ़िएगा। फेयर ट्रायल का जो कंसेप्ट है दैट इज अ फंडामेंटल राइट एज ऑफ नाउ। और जहीर हबीबुल्ला का केस जो है बेस्ट बेकरी केस के नाम से प्रचलित है, इसमें फेयर ट्रायल को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई है कि ट्रायल जो है वो फेयर होना चाहिए। जो कन्विक्ट, जिसका कन्विक्शन हो रहा है, उसको भी तसल्ली हो कि यार सब कुछ देखा गया, सारे एविडेंसेस अप्रिशिएट किए, उसके बाद यदि मृत्युदंड दे भी दिया गया तब भी मन में जाते जाते तसल्ली हो कि हाँ अच्छे तरीके से ट्रायल होगा। थोड़ा भी ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि जी जल्दीबाजी में कर दिए। और इस तरीके के केसेस में यहाँ पे फेयर ट्रायल के बारे में जो है बताया गया है कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, इसमें अलग अलग केसेस में बताया गया। ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। इसमें फेयर ट्रायल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इट इज दस सेटल्ड दैट अ हेस्टी ट्रायल इन विच proper and sufficient opportunity has not been provided to the accused to defend himself or herself would vitiate the trial as being meaningless and stays managed. It is in violation of the principles of judicial calm. तो ये सारा चीज इसमें ये सब जजमेंट में बताया गया है। The principle of judicial calm in the context of a fair trial needs to be elaborated for its observance in the letter and spirit. In our view, it is the hallowed hall of justice, and the essence of a fair trial and impartial trial lies in the steadfast embrace of the judicial calm. It is incumbent upon the judge to exude an aura of tranquility, offering a sanctuary of regions of measured deliberations। तो ये सारा चीज इसमें बताया गया है कि भाई सब कुछ उसको टाइम दो, टाइम दे करके उसके बाद उसको डिफेंड करने का मौका दो। अपना विटनेस लाना चाह रहा है तो विटनेस लाने दो। ये तो है क्या है, हॉल मार्क ऑफ जस्टिस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यही सब चीज इसमें बताया गया है क्लियरली। बट इसको ताक पे रख करके आपको एक ही दिन में सजा सुनाना है, ये चीज जो है वो गड़बड़ है। यहाँ पे डीएनए रिपोर्ट को लेकर के किया गया है कि नीदर द ट्रायल कोर्ट नॉर द हाई कोर्ट हैज एग्जामिन्ड द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ द फाइंडिंग इन द डीएनए रिपोर्ट नॉर हैव दे एग्जामिन्ड द फैक्ट वेदर द टेक्निक्स were reliable applied by the expert. In the absence of such evidence on record, all the reports with regard to the DNA profiling became highly vulnerable, more particularly when the collection and the sealing of the samples sent to the examination were also not free from suspicion. तो डीएनए रिपोर्ट यदि दिया है तो आप मान लिए कि वो सही दिया होगा, ऐसा क्यों मान लिया? ऐसा क्या था जो आप मान लिए? क्यों नहीं एग्जामिन करने दिए उसको? क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं करने दिए? क्या था ऐसा? ये सब तो सीरियस डाउट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे अभी रिसेंटली 2023 का ही ये मामलात है, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें क्या कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि जी डीएनए रिपोर्ट यदि है तो आप उसको इप्सो फैक्टो मत मान लो कि वो सही होगा। थोड़ा भी यदि कंटामिनेशन हो जाता है ना उसमें तो चेंज हो सकता है। तो डीएनए रिपोर्ट जब आता है तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्यूज के वकील साहब है उनको दिया जाता है कॉपी,
और यदि वो चाहें तो इसका जो रिपोर्ट मास्टर है, जो रिपोर्ट बनाता है, जो डॉक्टर है, उसको बुला करके एग्जामिन करेंगे, उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, कहाँ से बनाया जी, कैसे कलेक्शन किए, क्या टेक्निक यूज किए। 50 क्वेश्चंस होते हैं, पसीना आ जाता है डॉक्टरों को कोर्ट में, कभी देखना आप। तो इस केस में देखो क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। इट वॉज हेल्ड दैट इफ डीएनए एविडेंस इज नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, कलेक्टेड, पैकेज्ड एंड प्रिजर्व्ड, it will not meet the legal and scientific requirements for admissibility in a court of law। तो वकील का क्या काम रहेगा, कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल लेगा किसमें, कि भैया इट वाज नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई तुमसे निकलवा लेगा कि ये डॉक्यूमेंटेड सही से नहीं था, ये सही से करेक्शन नहीं हुआ है, ग्लव्स नहीं पहने तो ये नहीं पहने, वो स्लाइड यूज नहीं किए तो ये नहीं किए, 50 गाइडलाइंस है, ये पैकेज सही से नहीं हुआ, प्रिजर्व सही से नहीं किया तो कंटामिनेशन हो गया। जब कंटामिनेशन ही होगा तो कंटामिनेटेड डीएनए को करके कैसे आप मैच कराओगे फिर। उसके बाद कोर्ट क्या बोल रहा है, because extremely small samples of the DNA can be used as evidence, greater attention to contamination issue is necessary while locating, collecting and preserving DNA evidence, as it can be contaminated when DNA from another source gets mixed with the DNA relevant to the case। This can happen even when someone sneezes, कोई छींक दिया तभी कंटामिनेशन हो सकता है डीएनए का, और कफ किसी को आ गया over the evidence, or touches his or her mouth, nose or other part of the face and then touches the area that may contain the DNA to be tested। The exhibits having biological specimen which can establish link among victims, suspects, scene of crime for solving the case should be identified, preserved, bagged and so on। तो सुप्रीम कोर्ट 2023 में बोल रहा है कि यदि इसमें कुछ गड़बड़ी कर देता है कलेक्शन में ही, कलेक्ट करने वाला कलेक्ट भी कर रहा, नाक भी छू रहा है, अरे भाई तो कंटामिनेट कर दिया तुम प्रोसीजर को फॉलो कहाँ किए। उसके कई सारे प्रोसीजर्स हैं डीएनए कलेक्शन के, डीएनए प्रिजर्वेशन के, डीएनए का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका, वो फॉलो नहीं करोगे तो कभी सही टेस्ट तो आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर आप उसके बेसिस पे एक्यूज को पनिश थोड़ी कर सकते हो। उसमें क्या करेगा, डाउट कर देगा एडवोकेट कि भाई ये इस पे रिलाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम। तो इसका एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ, रिपोर्ट आया कोर्ट ने सही मान लिया उसको, क्यों मान लिया सही, क्यों नहीं ऑप्शन दिए उसको उनके वकील साहब को एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन करने का, गॉड नोस, गॉड नोस। ठीक है, तो यहाँ पे और भी केसेस हैं जिसमें डीएनए के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट, अब ये सब देख लेना आप। डीएनए प्रोफाइल इज वैलिड एंड रिलायबल बट वेरिएंस इन अ पार्टिकुलर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी प्रोसीजर इन द लेबोरेटरी। यदि वहां नहीं सही तरीके से किया गया है तो ये भी गलत रिपोर्ट ही आएगा, सही नहीं आएगा, ये यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। तो यहाँ पे कहा कि व्हेन द रिपोर्ट्स वेर चैलेंज्ड बाय द एक्यूज बिफोर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया है एक्यूज के वकील साहब ने, इट वाज ब्रश्ड असाइड बाय ऑब्जर्विंग दैट even if the authors of the report were not called for evidence in terms of section 293 CRPC, the reports are not open to question as the defense had an opportunity to cross examine the author of the report during the trial। हाई कोर्ट बोल रहा है कि तुम ट्रायल में करते, ट्रायल कोर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, तो भाई क्या कहाँ जाएगा, ये तो एक तरफा ट्रायल चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन आवर कंसिडर्ड व्यू द हाई कोर्ट वाज नॉट करेक्ट, गलत किया हाई कोर्ट ने, इन सेइंग दैट द डिफेंस हैड एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द एक्सपर्ट। द ट्रायल हैज बीन कंडक्टेड ऑन डे टू डे बेसिस wherein the accused who had in jail and defended by a counsel from legal aid was compelled by the trial court to produce defense witness of his own in one day। It was impossible for the accused himself to produce Dr. Anil Kumar Singh and Dr. So and so, the authors of the report, exhibit number so and so, in one day because the said expert are government servants and could not have attended the court at the request of the accused in jail। The trial court treated the accused as if he is carrying a magic wand which is available to produce highly qualified expert who are government servants on a phone call। ऐसा थोड़ी है कि एक्यूज जेल से फोन कर देगा जी आ जाओ तो आ जाएगा, अरे सिस्टम है, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, ऐसे थोड़ी होगा। देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी इन रियल सेंस टू द appellant टू क्रॉस एग्जामिन द एक्सपर्ट्स, किया ही नहीं। फॉर ऑल द aforesaid stated reasons we are of the considered view that the trial court
conducted the trial in a hurried manner without giving a proper opportunity to the accused to defend himself. Therefore, the judgment of the conviction and sentence passed by the trial court and affirmed by the High Court is hereby set aside, and the matter is remitted back to the trial court for de novo trial. दोबारा करें de novo trial by offering proper opportunity to the appellant to defend himself. The trial court and the district legal services authority Indore are directed to provide assistance of a senior counsel. अब बोला कि नॉर्मल वकील से नहीं होगा, सीनियर काउंसिल इनको दो, to the appellant to contest the trial on his behalf. The appeal stand disposed of accordingly. और इसमें ऑनरेबल जज 3 बेंच जजेस बेंच हैं और ये इस दिन हुआ है. तो इस पर्टिकुलर केस से आप जरूर कुछ नया सीखे होंगे कि ट्रायल कैसे होता है, और जल्दीबाजी में यदि आप ट्रायल करेंगे तो क्या नुकसान होगा है. आपको रिकॉर्ड नहीं बनाना है कहीं पे, आप एग्जीक्यूटिव नहीं हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. आपको तभी पनिश करने का पावर दिया गया है, किसी को मृत्यु दंड देने का पावर दिया गया है. कोई मामूली बात थोड़ी है कि किसी की जिंदगी आप खत्म कर देंगे. और यदि खत्म भी कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 21 का जो पैरामीटर है उसके इन अकॉर्डेंस में ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप जज के कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको लगेगा कि जो मर्जी आएगा वो करेंगे. नहीं, नहीं होना चाहिए. पता नहीं एमपी में कैसे हो गया, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि दिल्ली का यदि होता और कोई ढंग का वकील होता तो जज साहब का भी वोट लगा देता, क्योंकि ऐसे नहीं होता है. यू कैन नॉट कंपेल अ काउंसिल टू एडवांस हिज आर्गुमेंट ऑन द सेम डे. यू कैनॉट कंपेल, इवन अ जज कैनॉट कंपेल. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं कंपेल कर सकता है. यदि वो टाइम मांग रहा है तो उसको टाइम देना पड़ेगा. हाँ, रिपीटेडली यदि आप वो टाइम मांग रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है, तो अलग बात है, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर शीट. लेकिन यहाँ तो आप 15 दिन में ट्रायल ही कंप्लीट करा दिए, पता नहीं क्या करता था आपको. इस तरीके से क्या हुआ नुकसान, क्या हुआ नुकसान? कोर्ट का समय बर्बाद हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? एक गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ कि आप कैसे कैसे काम कर रहे हो. हाईकोर्ट भी नजरअंदाज कर दे रहा है. हाईकोर्ट को ये सब लेना चाहिए था. हाईकोर्ट के स्टेज पे भी, हाईकोर्ट कोई छोटा कोर्ट नहीं होता है. बट अगेन डिपेंड करता है एडवोकेट पे भी कि क्या प्रेशर दिया गया, क्या एडवांस किया गया वहाँ आर्गुमेंट, दैट वी डोंट नो. बट स्टिल इससे हमें ये सीखना है कि जब आप जज होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है आपका काम होता है, और इस तरीके से हेस्ट मैनर में, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए. क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका उसका जो है बहुत हायर स्टेक है. 1 मिनट में उसको फांसी लटका देते, जिंदगी खत्म हो जाती. इससे बड़ा स्टेक क्या हो सकता? तो ठीक है, यदि वो गलत किया भी है तो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ही उसको पनिश करेंगे, तभी रूल ऑफ लॉ होगा. अदरवाइज क्या होगा? रूल ऑफ मैन, जो मर्जी आएगा वो करेगा लोग. तो ये एक गलत चीज को सेट करेगा. तो ये जजमेंट को आप पूरा पूरा पढ़िएगा और इसी तरीके से पढ़ने का आदत डालिए, क्योंकि यदि आप आज नहीं पढ़ेंगे तो कल आपको आर्गुमेंट करने में बहुत मुसीबत आएगा, नहीं हो पाएगा. और इसी तरीके से क्या करेंगे? ऐसे वकील बन जाएंगे जो चुप रहेंगे और अपने क्लाइंट का कन्विक्शन करा देंगे. इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपका काम है डिफेंड करना, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी एडवोकेट को जो उसको पसंद है उसको बोल सकता है कि जी आप मुझे डिफेंड करो. यदि आप ही चुप हो जाएंगे तो क्या होगा? सजाए मौत, जो भी हुआ था. ठीक है, समझ में आ गया बात? कुछ समझ में आया? नया चीज सीखा आपने? यस सर. यस सर. कोई क्वेश्चन है? सर इसमें यस 370. सर, आज जो आपने सर पढ़ाया, यस, सर पूछिए. आपने जो आज पढ़ाया उसमें एक नया चीज हमको समझ में आया, डिनोवो ट्रायल. ये क्या है सर डिनोवो ट्रायल, और किस स्टेज पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास का जजमेंट पूरा पढ़िएगा, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ भी यही था कि क्या डी नोवो ट्रायल हो सकता है. डी नोवो ट्रायल मतलब नया ट्रायल, दोबारा ट्रायल. पुराने जो ट्रायल हुए हैं उसको नजरअंदाज करो, खत्म करो और नया ट्रायल शुरू करो. लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में पूरा बताया है, एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा.
ग्रुप पे तो सॉरी। उसके लिए सर एप्लीकेशन कहाँ देना पड़ेगा? उसके लिए आप हाई कोर्ट में दे सकते हैं एप्लीकेशन। अभी रिसेंटली एक केस में हमने रांची हाई कोर्ट से कराया था। ठीक है, हाई कोर्ट में दे सकते हैं। प्रोविजंस आप सर्च करके बताएंगे कि किस प्रोविजन में देंगे। सर 482। और अलग प्रोविजंस हैं अपार्ट फ्रॉम 482, और भी प्रोविजंस हैं, आप सर्च कीजिएगा। 482 तो खैर है ही, जहाँ कुछ नहीं वहाँ है ही। रेड विथ 482 होता ही होता है। हाँ सर, फिर हम क्या क्या बोलते हैं उसमें जा सकते हैं, मैंडमस में। नहीं, वो सर मैंडमस अलग चीज़ है, ये इसका अलग प्रोविजन ही है। मैं बताऊंगा नहीं, आप ध्यान से आप देखिएगा डी नोवो ट्रायल कैसे होता है, इसी बहाने 2-3 जजमेंट पढ़ेंगे और प्रोविजन भी पता सर लगेगा। ये डिनोवो सर, क्या ये सिविल मैटर में भी हो जाएगा? अरे भाई, ट्रायल यदि हम करा रहे हैं तो क्रिमिनल मैटर में करा रहे हैं, और सिविल मैटर में इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, जैसे सर आगे बहुत बताइए। पुराना मैटर हो तो, बहुत पुराना मैटर हो तो उसको फिर से नहीं नहीं, कैसे किया पुराना जाए? मैटर है, दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन कि पुराना मैटर है तो इसको दोबारा कर दो। नो, ये पैरामीटर थोड़ी है कि पुराना है तो इसको दोबारा कर दो। दोबारा इसलिए करो कि कोई ग्रेव एरर हो गया है, that you have to show to the court that some grave error has been committed by the lower court, by the court below, तभी तो करेंगे। ऐसे थोड़ी करेंगे कि आप सब लोग चला जाएगा टिनोवो करने के लिए तो फिर कोर्ट यही करते रहेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर सेक्शन 376 टू आई जो सर ओमिट हो चुका है सर ये। कोई बात नहीं, स्टेट का अमेंडमेंट में हो सकता है वहाँ रखा हो, यू नेवर नो, स्टेट अमेंडमेंट हो सकता है। इसी केस के बारे में बोल रहे हैं ना? यस सर, यस सर। स्टेट अमेंडमेंट हो सकता है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ध्यान दीजिए, ये सब तो फैक्चुअल चीज़ है। ओमिट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, होगा स्टेट अमेंडमेंट में भी। और सर यस, आपने एक बार सीआरपीसी 172 पढ़ाया था, उसमें हमारा एक प्रश्न ये था कि क्या सीआरपीसी 172 में जो चार्जशीट वगैरह सौंपा जाता है तो क्या केवल पीड़िता का ही बात लिखा जाता है, या उस दौरान अगर किसी एक्यूज पर्सन ने भी अगर इन्फॉर्म किया हो तो उसका भी बात उस चार्जशीट में उल्लेख करना देखिए, जरूर? चार्जशीट में क्या करना नहीं करना है वो पुलिस का अपना काम है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। यदि आप चार्जशीट फॉल्टी है तो आप उसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलता है, सिंपल सा बात। वो क्या करे नहीं करे उस पे छोड़ देते हैं, वो कोई कोर्ट उसे कंपेल नहीं कर सकती है कि तुम ऐसे करो। वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो जैसे कर रहा है करने दो। यदि आपको लगता है कि उसमें गलती है, उसका बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को जाता है, एक्यूज छूट जाता है, सिंपल है। ठीक है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं। और कोई डाउट इस पर्टिकुलर केस में? अभी रिसेंटली एक और केस आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर के गाइडलाइन पास किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप लोग लॉ स्टूडेंट ही हो ना? हाँ, इसलिए सर आप रिपीट करेंगे थोड़ा सा, मैं सुन नहीं पाया। दोबारा मैनुअल। वीडियो देखिएगा। आप लोग लॉ स्टूडेंट ही हो ना, पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? मैनुअल स्कैवेंजिंग पे गाइडलाइन पास किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको पढ़ लेना, पढ़ो यार, तभी तो ऐसे वकील बनोगे क्या कि चुपचाप रहोगे और कन्विक्शन करवा दोगे। पढ़ लो पढ़ लो, वकील का काम है पढ़ना, एक ही काम है आपका, पढ़ना। और उसी को छोड़ के सब काम कर रहे हो आप लोग। पता ही नहीं है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पास कर रहा है, क्या होगा क्या होगा। अरे जो नए नए जो चीज़ें आ रही है उसको पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा, अदरवाइज कहाँ आएगा। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आँख नाक खुला रखो, कान खुला रखो और पढ़ाई कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, फिर फर्जीवाड़ा करोगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज हम इसको यहीं रोकते हैं। गाइडलाइन वाला पढ़ सर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगले दिन मिलेंगे। सर इस पार्टिकुलर जजमेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बाकी की बातें हम रिस्पेक्टिव क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं रोकते हैं। दोबारा इस जजमेंट को पढ़ लीजिएगा, जो है इस जजमेंट को पूरा अभी जा करके, क्लास खत्म होने के बाद अभी आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, पूरा पढ़ना है, पूरा एक एक पैराग्राफ, सीखोगे बहुत कुछ। ठीक है,
बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। बस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।